Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Passive and active transport of molecules across the cell membrane. We'll discuss another type of movement of molecules that is active transport. Movement of molecules from an area of low concentration to an area of high concentration across a semi-permeable membrane by using energy. ये एक ऐसी मूवमेंट है जहाँ मॉलिक्यूल्स को अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका क्या मतलब है कि जहाँ मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है वहाँ से उस तरफ जाना है जहाँ मॉलिक्यूल्स की तादाद ऑलरेडी ज़्यादा है, जहाँ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी नंबर्स में ज़्यादा हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि सेल के अंदर तादाद किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा होती है, इवन देन सेल को उस चीज़ की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि आसपास सेल के आसपास इन्वायरमेंट में उसकी तादाद उस मॉलिक्यूल की तादाद कम है, इवन देन सेल को उस मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर वो मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ सकता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी मूवमेंट है मॉलिक्यूल की जिसमें एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो ये प्लाज्मा में पैसिव ट्रांसपोर्ट से एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे, जहाँ उनकी तादाद ज़्यादा थी वहाँ से मूव कर रहे थे, और उस तरफ जा रहे थे जहाँ उनकी तादाद कम है। और इस तरह एक टाइम आता था कि दोनों तरफ सेल के अंदर और सेल के बाहर के इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूल्स की तादाद इक्वल हो जाती थी, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता था। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इस केस में इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स की जहाँ तादाद कम है वो वहाँ से मूव कर रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं जहाँ उनकी तादाद ऑलरेडी ज़्यादा है। तो उस चीज़ को कहा जाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट काम हो रहा है। जहाँ तादाद कम है वहाँ से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं जहाँ उनकी तादाद ऑलरेडी ज़्यादा है, जहाँ वो नंबर्स में ऑलरेडी ज़्यादा है। सो दिस इज़ कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर और सोडियम पोटेशियम पंप। एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर ये क्या चीज़ है? जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब किसी भी मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, तो ब्लड में एब्जॉर्प्शन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले तादाद ज़्यादा है शुगर मॉलिक्यूल्स की, ये आराम से मूव करेंगे इनटू द ब्लड, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की तादाद डाउन हो जाती है और ब्लड में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शुगर हो जाता है। इवन देन ब्लड ने और शुगर मज़ीद एब्जॉर्ब करना होता है, तो इन दैट केस मॉलिक्यूल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट से शुगर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में जाना होता है। सो फॉर दैट दे मेक यूज़ ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और वहाँ पे एनर्जी के इस्तेमाल से मॉलिक्यूल्स जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एंटर हो जाते हैं। देन द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। ठीक है, ये एक ऐसा पंप है जिसकी वजह से सोडियम मॉलिक्यूल्स जो हैं सेल से बाहर जाती हैं और जो पोटेशियम मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर आते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो एक्सटर्नल फ्लूइड है, सेल के आसपास वाला एरिया है, सेल के इर्द गिर्द का एरिया है, वहाँ पे किसी मॉलिक्यूल की तादाद कम है। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे सोडियम की तादाद ऑलरेडी ज़्यादा है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे सोडियम की तादाद कम है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी सोडियम को सेल से बाहर निकालना है, तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल है। ये जो चैनल है, ये जो पंप है, ये एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और सोडियम को सेल से बाहर पुश करेगा। यहाँ पे
पोटेशियम की तादाद ऑलरेडी कम है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेल के अंदर देखिए बहुत ज़्यादा ये जो ब्राउन बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये पोटेशियम को शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर पोटेशियम की तादाद ऑलरेडी ज़्यादा है। इवन देन सेल को और पोटेशियम अंदर लेकर आने हैं, तो ये जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पम्प है ये और ज़्यादा पोटेशियम मॉलिक्यूल्स को, पोटेशियम एलिमेंट्स को सेल के अंदर लेकर आएगा। ठीक है, इस तरह पोटेशियम अंदर और सोडियम बाहर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पम्प। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम हो रहा है। जिस तरफ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी कम है वो वहाँ से मूव कर रहे हैं उस तरफ जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की तादाद ऑलरेडी ज़्यादा है। तो इसमें एनर्जी का इस्तेमाल होता है और ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मॉलिक्यूल्स अपने लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की और भी बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जिनमें है एंडोसाइटोसिस। द एंट्री ऑफ मटेरियल इन द सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। द वर्ड एंडो मीन्स इनसाइड एंड साइटोसिस इज वर्ड यूज फॉर द सेल। ठीक है, कोई भी प्रोसेस जो सेल में के साथ लिंक्ड है। सो एंडोसाइटोसिस इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स inside the cell. Movement of the molecules from outside to inside the cell is called endocytosis. कोई भी चीज़ बाहर से अंदर एंटर हो रही है is called endocytosis. और फिर एंडोसाइटोसिस दो तरह के हैं। सेल जो है ना बोलते हैं ड्रिंक भी करता है और ईट भी करता है। ड्रिंकिंग वर्ड इज़ ऑलवेज यूज फॉर द लिक्विड मटीरियल। किसी भी लिक्विड चीज़ के लिए ड्रिंक वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो जब अगर सेल कोई भी लिक्विड चीज़ अंदर लेकर आती है that is called pinocytosis. ठीक है, pinocytosis and it is also known as cell drinking. कोई लिक्विड फॉर्म में चीज़ अंदर आ रही है कोई एंड देन इट इज़ फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, जिसमें सेल जब कोई सॉलिड फॉर्म में कोई भी मॉलिक्यूल वगैरह सॉलिड फॉर्म में सेल के अंदर एंटर होता है, सो इट इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। सेल इज़ ईटिंग समथिंग। ठीक है, सेल के अंदर लिक्विड फॉर्म में भी कोई चीज़ एंटर हो सकती है और सॉलिड फॉर्म में भी कोई चीज़ एंटर हो सकती है। सो इट इज़ कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, एंड फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग। एंड एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है। ठीक है, मूवमेंट हो रही है किसी भी किस्म की मॉलिक्यूल की फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। सेल के अंदर कोई चीज़ अंदर एंटर हो रही है। यहाँ पे आप देखें ये एक सॉलिड पार्टिकल है, ये इस तरह मेम्ब्रेन की तरफ आएगा और ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और ये मेम्ब्रेन इस चीज़ के इर्द गिर्द एक कवर बना लेगा, दिस एंड इट बिकम्स अ फूड वैक्यूल, और ये फूड वैक्यूल बन जाएगा एक फूड, और जिसके इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने एक कवर बना दिया है एंड इट बिकम्स अ फूड वैक्यूल। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सूडोपोडियम। ये जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ अपने आप को फोल्ड करेगा और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, सो इट इज़ कॉल्ड दिस फोल्डिंग ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा तो इसे सूडोपोडियम कहा जाता है, और ये फूड पार्टिकल के इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कवर बनाएगा और इस तरह ये वो कवर, ये पूरा एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाएगा और कोई भी चीज़ अंदर एंटर हो जाएगी इन सॉलिड फॉर्म। सो इट इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। कोई सॉलिड फॉर्म में जब चीज़ सेल के अंदर इस तरह एंटर होगी इट इज़ कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अब फिनोसाइटोसिस क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में फ्लूइड प्रेजेंट है, लिक्विड मौजूद है, और ये लिक्विड इस तरह जब सेल मेम्ब्रेन के करीब लिक्विड होगा तो सेल मेम्ब्रेन जो है इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड्स बनाएगा, अंदर की तरफ मुड़ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसमें सारा लिक्विड अंदर ये इस फोल्ड में आ जाएगा, पाउच में आ जाएगा, और यहाँ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एक तैले का तरह स्ट्रक्चर बन गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुड़ने की वजह से। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, तैले की तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाएगा और इस तरह एक फूड वैक्यूल या वेसिकल के फॉर्म में सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा। इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर बनाया जिसके अंदर लिक्विड मौजूद है जिसकी सेल को ज़रूरत है। तो
जब लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ सेल के अंदर इस तरह दाखिल होती है, एंटर होता है, इट इज़ कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, ठीक है। Cell, it is cell drinking and it is cell eating. When cell intake something in solid particle in solid form, so it is called cell eating and it's called phagocytosis. When cells intake something in liquid form, so it is called phagocytosis. Now वन ऑफ द अनदर फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस इज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मुख्तलिफ प्रोटीन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और मॉलिक्यूल्स जो है रिसेप्टर के साथ अटैच होकर फिर अंदर दाखिल होते हैं और इस तरह फिर ये वेसिकल बन गया। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इर्द गिर्द उस फूड पार्टिकल्स के इर्द गिर्द कवर बनाया है और एक फूड वैक्यूल के फॉर्म में वो अंदर एंटर हो रहा है। कोई भी पाउच जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है और अंदर कोई भी चीज़ है जो सेल्स के बाहर से अंदर एंटर हुई है, इट इज़ कॉल्ड वेसिकल और अ फूड वैक्यूल, ठीक है। तो रिसेप्टर की मदद से जब कोई चीज़ इस तरह अंदर दाखिल होगी, अंदर एंटर होगी, तो इट इज़ कॉल्ड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस रिसेप्टर्स की मदद से, ठीक है। Now, what is exocytosis? Exocytosis, the removal of waste from cell is called exocytosis. सेल के अंदर मुख्तलिफ वेस्ट मटीरियल है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है सेल के अंदर से, सेल के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मदद से ताकि ATPs एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। तो जब सेल के अंदर जब ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, ATPs बनते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है ATP के फॉर्म में, तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है जो कि सेल को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये इस तरह के और भी हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स जो सेल के अंदर मौजूद है, जो सेल को नुकसान पहुंचा सकती है, इन्हें सेल से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब सेल के से कोई चीज़ बाहर जाती है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब सेल से कोई चीज़ बाहर जा रही होती है, सो इट इज़ कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। द वर्ड एक्सो means outside and cytosis is the process that is occurring in a cell, ठीक है। जब सेल से कोई चीज़ बाहर जा रही है, सो इट इज़ एक्सोसाइटोसिस। जब सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए जब किसी चीज़ अंदर सेल के अंदर आती है, सो इट इज़ कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अब हम एक्सोसाइटोसिस को देखते हैं। नाउ सी, यहाँ पे मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल है जिसको गोल्जी बॉडीज़ ने पैक किया हुआ है एक मेम्ब्रेन के अंदर। एक वेसिकल, गोल्जी वेसिकल के फॉर्म में ये पैक्ड है। ये जो है वेसिकल आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब, ये सेल के अंदर है और ये सेल का बाहर का एनवायरनमेंट है। तो ये जो वेसिकल है, जिस एक वॉल जो गोल्जी बॉडीज़ ने बनाई है, गोल्जी ऑपरेटर्स ने एक वॉल बनाया है इर्द गिर्द वेस्ट मटेरियल के। ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल वाला वेसिकल है, एक वैक्यूल है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके इर्द गिर्द एक वॉल मौजूद है और जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद है, इट इज़ कॉल्ड वेसिकल, ठीक है। तो ये वेसिकल जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब आया, तो ये वेसिकल का जो वॉल है, जो मेम्ब्रेन है, जो कवर है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगा। सो दिस वाज बेसिकली द प्रोटीन जो सेल को नहीं चाहिए थी, या फिर दिस वाज द प्रोटीन जो सेल ने अंदर बनाई एंड नाउ सेल वांट टू एक्सक्रीट इट आउट, ठीक है। दो वजह होती है एक्सोसाइटोसिस की। एक वजह है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना फ्रॉम द सेल, जो हार्मफुल प्रोडक्ट है उसको सेल से बाहर लेकर जाना, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो सेल के अंदर बनी है लेकिन उसकी ज़रूरत सेल से बाहर है। तो वो प्रोटीन्स जो सेल ने खुद बनाई, राइबोसोम्स ने बनाए, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए वो गोल्जी बॉडीज़ के पास पहुँचे। गोल्जी बॉडीज़ ने उनको उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके उसमें चेंजेस, उसमें तब्दीलियाँ लाकर फिर उसको पैक किया गोल्जी वेसिकल में। उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन, एक कवर
बनाकर प्रोटीन्स को पैक करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचाया, और जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब आ जाते हैं तो इसके जो बाहर का जो मेम्ब्रेन है, कवर है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है, और जो प्रोटीन जो पैक्ड थी वो बाहर आ जाती है सेल से। और अब ये प्रोटीन ब्लड के ज़रिए या फिर आसपास के सेल्स में एंटर हो सकती है वेयर इट इज़ नीडेड, जहाँ इस प्रोटीन की ज़रूरत है वो वहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। तो इस तरह दो तरह से चीज़ें बाहर आती हैं, या सेल का वेस्ट मटीरियल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो सेल ने खुद बनाई है लेकिन वो वहाँ पे उस सेल के अंदर ज़रूरत नहीं है, बल्कि सेल के बाहर इन्वायरमेंट में या आसपास के सेल्स को ज़रूरत है। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन एज वेल एज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। कोई भी चीज़ सेल से बाहर जा रही है, इट इज़ अगेन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड to outside of the cell. Now, the difference between active transport and passive transport. Active transport और passive transport में क्या क्या differences हैं, हम इन्हें देखते हैं. Active transport pumps molecules through the cell membrane against the concentration gradient. कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट होता है, जहाँ तादाद कम है ऑलरेडी वहाँ से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं जहाँ उनकी तादाद ज़्यादा है. जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट अलाउज मॉलिक्यूल्स टू pass the cell membrane through a concentration gradient. Passive transport allows molecules to pass the cell membrane through a concentration gradient. जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर कर अपने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं, जहाँ उनकी तादाद ज़्यादा थी वहाँ से मूवमेंट शुरू करते हैं और उस तरफ जाते हैं जहाँ उनकी तादाद कम है. सो इट इज़ अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है. जहाँ तादाद ज़्यादा है वहाँ से मूव करेंगे जहाँ तादाद उनकी कम है, और एक टाइम आ जाएगा जब अंदर बाहर सेल के अंदर और सेल के बाहर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा, बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, दोनों तरफ तादाद मॉलिक्यूल्स की इक्वल हो जाएगी. जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मूवमेंट इज़ अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. कम तादाद से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं जहाँ उनकी तादाद ऑलरेडी ज़्यादा है. यूटिलाइज सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल की एनर्जी का इस्तेमाल होता है ATP की फॉर्म में, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऐसी कोई भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता. Endocytosis, exocytosis, secretion of substances into the bloodstream and sodium potassium pump are the types of active transport. ये जो सारी चीज़ें हैं वो active transport है, kind of active transport है. Diffusion, facilitated diffusion, osmosis are the types of passive transport. Diffusion, facilitated diffusion, osmosis ये सारे passive transport के types हैं. Allows molecules to pass the plasma membrane, disturbing the equilibrium established by the diffusion. Diffusion से जो इक्विलिब्रियम क्रिएट हुई थी, इक्विलिब्रियम क्या है कि सेल के अंदर और बाहर मॉलिक्यूल्स की तादाद जो इक्वल हुई थी, डिफ्यूजन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसे डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स जहाँ तादाद ऑलरेडी कम है वहाँ से मूव करेंगे और उस तरफ जाएंगे जहाँ तादाद ज़्यादा है. तो इस तरह इस वजह से जो इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन से क्रिएट हुई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. A dynamic equilibrium of water, nutrients, gases and waste is maintained between cytosol and extracellular environment. जबकि डिफ्यूजन से एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है. व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? डिफ्यूजन की वजह से सेल के अंदर और सेल के बाहर मॉलिक्यूल्स की तादाद इक्वल हो जाती है. Ions, large proteins, complex sugar and cells are transported. एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्सर जो है बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के लिए और लार्ज साइज प्रोटीन्स के लिए होता है, जो कि आराम से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंटर नहीं हो सकते. जबकि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक स्मॉल मोनोसेक्राइड्स, लिपिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर आर ट्रांसपोर्टेड. जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में अक्सर पानी की वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O, स्मॉल मोनोसेक्राइड छोटे जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो, लिपिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए. रिक्वायर्ड फॉर द एंट्रेंस ऑफ लार्ज insoluble molecules into the cell.
जो लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं और इनसॉल्युबल हैं, जो डिज़ोल्व नहीं होते, उनको अंदर सेल के अंदर एंटर करने के लिए या सेल से बाहर निकल जाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अलाउज द मेंटेनेंस ऑफ डेलिकेट होम्योस्टेसिस बिटवीन द साइटोसोल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इससे जो है मेंटेन होता है होम्योस्टेसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट में। होम्योस्टेसिस, व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस जहाँ सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर हो जाए, ठीक है। सेल के अंदर और सेल के बाहर जब सॉल्ट्स और वाटर मॉलिक्यूल की तादाद बराबर हो जाती है, सो इट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। जब सारे मॉलिक्यूल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं विद इन एंड आउट ऑफ द सेल, सो इट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। बैलेंस रखना सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स को, वो सिर्फ डिफ्यूजन की वजह से पॉसिबल है। नाउ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ टर्गर प्रेशर। व्हाट इज़ टर्गर प्रेशर? पानी की एंट्रेंस के वजह से जब किसी भी सेल के अंदर, जैसे कि पानी में एक प्लांट सेल के अंदर बहुत सारा पानी एंटर हो गया है और उसका जो वाटर वैक्यूल है, ये देखिए ये प्लांट सेल का वाटर वैक्यूल बिल्कुल भर गया है पानी से, बहुत ज़्यादा वाटर एंटर हो चुका है वैक्यूल में। सो बिकॉज ऑफ दिस वाटर प्रेशर, ये जो आसपास के जो वॉल्स हैं सेल के, जो सेल वॉल है, मेम्ब्रेन है, वो सख्त हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। पानी अपना प्रेशर वॉल्स पे, सेल पे अप्लाई करेगा, सो इट इज़ कॉल्ड टर्गर प्रेशर। पानी का जो प्रेशर है सेल पे, पानी सेल के अंदर है तो वो आसपास के वॉल्स पे, सेल वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा, सो द सेल बिकम्स टर्जिड, सख्त हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड टर्गर प्रेशर। पानी के प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहा जा रहा है जब बहुत ज़्यादा पानी सेल में, प्लांट सेल में स्पेशली जब एंटर होता है, क्योंकि प्लांट सेल के पास एक लार्ज साइज वैक्यूल है, वाटर वैक्यूल, जिसमें वो बहुत ज़्यादा पानी स्टोर कर सकता है। तो जब वो वैक्यूल जो है, जो पानी का एक पाउच है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा, तो वो पानी का जो प्रेशर है वो आसपास वॉल्स पे सेल के पड़ेगा। इट इज़ कॉल्ड टर्जिड सेल। जब सेल सख्त हो जाएगा, सेल वॉल पानी के प्रेशर की वजह से रिजिड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। जैसे कि हम एक बलून में पानी भरते हैं तो बलून के जो वॉल्स हैं, बलून की जो कवर है वो सख्त हो जाता है। इसी तरह जब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है तो पानी का प्रेशर पड़ता है वॉल्स पर और वॉल्स सख्त हो जाते हैं। वाटर एंटर्स बाय ऑस्मोसिस, वैक्यूल स्वेल्स एंड पुशेस अगेंस्ट सेल वॉल। ठीक है, जब ऑस्मोसिस की वजह से बहुत ज़्यादा पानी बाहर से अंदर एंटर होता है। कैसे? जब आसपास के इन्वायरमेंट में सल्यूट की तादाद कम होगी, सेल के अंदर सल्यूट की, शुगर की या सॉल्ट्स की तादाद ज़्यादा होगी, तो पानी बाहर से अंदर आएगा। और जब बाहर से पानी बहुत ज़्यादा अंदर आएगा तो पानी वैक्यूल में बिल्कुल, जो इनका वाटर वैक्यूल है वो पानी से बिल्कुल भर जाएगा और वो प्रेशर अप्लाई करेगा, और जिसकी वजह से सेल वॉल, जो प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल है, वो रिजिड, सख्त हो जाएगा। नाउ what is plasmolysis? Shrinkage of protoplasm of the plant cell due to exoosmosis of water. अब समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर हम प्लांट सेल को एक ऐसे सोल्यूशन में डिप करें जहाँ सोल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक है। द वर्ड हाइपरटोनिक मीन्स कि जो सोल्यूशन है जिसमें हमने प्लांट सेल को डाला है वो सोल्यूशन में सॉल्ट की तादाद ज़्यादा है। ठीक है, हमने जो है एक सॉल्ट और पानी का सोल्यूशन बनाया है जिसमें सॉल्ट की तादाद ज़्यादा है, तो सेल की निस्बत बाहर इन्वायरमेंट में सॉल्ट ज़्यादा है, तो पानी जो सेल के अंदर का पानी भी है वो बाहर सोल्यूशन में एंटर हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगी। ठीक है, सो जब बहुत ज़्यादा पानी सेल से बाहर निकलता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है। ये देखिए, ये सेल का साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल सिकुड़ गया है। इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस, कि सेल से जब बहुत ज़्यादा पानी बाहर आता है तो सेल बिल्कुल सिकुड़ जाता है, लेकिन सेल वॉल एक रिजिड सख्त स्ट्रक्चर है, सेल वॉल को कुछ नहीं होता, अंदर का जो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन वगैरह है वो सारा सिकुड़ जाता है। जैसे कि हमने बलून से पानी निकाल दिया हो तो बलून बिल्कुल अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है और बिल्कुल सिकुड़ जाता है। सो इसी तरह सेल वॉल एक रिजिड सख्त स्ट्रक्चर है, ये अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म है वो एकदम से बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा,
सो दिस इज़ कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, आइसोटोनिक कंडीशन क्या है? अभी एक है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमने प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा है। व्हाट इज़ हाइपरटोनिक सोल्यूशन? कि एक ऐसा सोल्यूशन जो कि जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। पानी और सॉल्ट हमने लिया किसी भी बीकर में, जिसमें हमने सॉल्ट डिज़ोल्व किया पानी में और फिर उसमें प्लांट सेल डाल दिया। तो प्लांट बीकर में सॉल्ट ज़्यादा है, प्लांट सेल के अंदर कम है, तो पानी प्लांट सेल से बाहर आएगा बीकर में। क्यों? क्योंकि पानी हमेशा उस तरफ जाता है जहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। और अगर हम लोग दोनों तरफ जितना सॉल्यूट सेल के अंदर है और बीकर में भी उतना ही सॉल्ट डालें, तो पानी जितना बाहर आ रहा है उतना ही अंदर जाता है, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होती है। सो दैट इज़ कॉल्ड आइसोटोनिक। जब बराबरी हो, अंदर बाहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा हो जैसे सेल का एनवायरनमेंट है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर जाएंगे इक्वल नंबर्स में। हाइपोटोनिक कंडीशन कब है? जब बाहर जो है बिल्कुल हमने पानी सिर्फ बीकर में लिया है, सॉल्ट नहीं डाला, तो वो जो पानी है वो हाइपोटोनिक कंडीशन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा है। सेल के अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूट तो मौजूद होता है एक सेल में। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस हुई है तो वो शुगर मॉलिक्यूल्स बने हैं या फिर सॉल्ट है, तो पानी जो है जो बीकर में है वो जो सिर्फ पानी है, सादा पानी है, तो वहाँ पे सॉल्यूट नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बीकर से मूव करेंगे और सेल के अंदर एंटर होंगे, क्योंकि सेल के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कंपैरेटिव टू एनवायरनमेंट ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा कि सेल का वैक्यूल बिल्कुल भर जाएगा पानी से और टर्जिट हो जाएगा, सेल सख्त हो जाएगा, आसपास के सेल पे पानी का प्रेशर पड़ेगा। अगर एनिमल सेल को हम इस तरह रखें हाइपोटोनिक कंडीशन में, जब हम एनिमल सेल को पानी में रखते हैं और पानी में सॉल्ट नहीं है, तो पानी जो है कि मॉलिक्यूल्स बाहर बीकर में ज़्यादा है, सेल के अंदर सॉल्यूट कंपैरेटिवली सेल में सॉल्यूट है, तो पानी बहुत ज़्यादा सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। एक एनिमल सेल बस्ट हो सकता है क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है, जबकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल है, इसीलिए वो बस्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा पानी का प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने प्लांट सेल की इर्द गिर्द एक और प्रोटेक्टिव लेयर इसलिए भी बनाई है ताकि प्लांट्स पानी जज़्ब कर सके, एब्जॉर्ब कर सके और कुछ टाइम तक पानी अपने अंदर रोक कर रख सके ताकि वो सर्वाइव कर सके। ज़्यादा अगर कुछ टाइम पीरियड पानी के बगैर सर्वाइव करना है तो प्लांट सर्वाइव कर सके। नाउ रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम व्हाइल एक्सचेंजिंग मैटर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कैसे दोनों तरफ सेल के अंदर और सेल के बाहर इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है, मॉलिक्यूल्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल से बाहर जाती हैं और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बाहर से सेल के अंदर एंटर होते हैं फॉर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेल। इट अलाउज द वेज वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड लिपिड। सेल मेम्ब्रेन जो है वो पानी के मॉलिक्यूल्स को, ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को और लिपिड को अपने अंदर से गुजरने देता है। इट कीप्स इक्विलिब्रियम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है कि जिन चीज़ों की तादाद ऑलरेडी सेल में ज़्यादा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्हें एंटर होने नहीं देता और जिनकी तादाद कम है उन्हें एंटर होने देता है। तो इस तरह बराबरी क्रिएट हो जाती है, बाहर और अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद इक्वल हो जाती है अक्सर डिफ्यूजन में। इट मेंटेन्स द वॉल्यूम ऑफ सेल अप टू अ सर्टेन लिमिट, जिसके वजह से वो सेल के साइज़ को भी या वॉल्यूम को भी मेंटेन रखता है। जब वो कुछ चीज़ों को अंदर आने देगा और कुछ चीज़ों को अंदर आने नहीं देगा, तो सेल का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इट सेव्स द सेल फ्रॉम बस्टिंग। जब पानी ऑलरेडी ज़्यादा है और मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है और मज़ीद पानी को एंटर होने नहीं देता ताकि सेल बस्ट ना हो। तो ये नेचुरल एक मैकेनिज़्म है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म करता है और सेल को बस्ट होने से बचाता है।
इट रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द सेल। और मुख्तलिफ हार्मफुल केमिकल्स हैं, नुकसानदेह केमिकल्स हैं, टॉक्सिक्स हैं जो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें सेल से बाहर निकालने का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस होती है जिसमें मुख्तलिफ हार्मफुल केमिकल्स सेल से बाहर चले जाते हैं ताकि सेल को नुकसान ना पहुँचे। सो दैट इज़ known as the function, that is all the function of a plasma membrane। कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से मुख्तलिफ मटीरियल अंदर बाहर आ सकते हैं, जा सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से जो है मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो कि नीडेड है, जिनकी ज़रूरत है सेल के अंदर, वो अंदर आती हैं। जितना हार्मफुल है, जितना नुकसानदेह केमिकल्स हैं सेल के अंदर, वो या गैसेस हैं, वो सेल से बाहर चली जाती हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके अलावा जो लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स हैं जो ऐसे एंटर डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए एंडोसाइटोसिस के ज़रिए एंटर हो जाते हैं सेल में। और ये सेल मेम्ब्रेन की वजह से सेल का एक स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से सेल के अंदर एक मखसूस केमिकल्स मौजूद हैं जिनकी सेल को ज़रूरत है, और जिन चीज़ों की सेल को ज़रूरत नहीं है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से सेल से बाहर चली जाती हैं। हार्मफुल केमिकल्स को सेल के अंदर वो नहीं रखता। सो दैट इज़ ऑल द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल। Thank you so much.